हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। और जेनेटिक्स क्लास 12th की यूनिट हमारी चल रही थी जेनेटिक्स, और इसमें हमने 3 वीडियोस कवर भी कर रखे हैं। आज हम लोग को चौथा वीडियो डिस्कस करना है। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये वीडियो कोई भी देख सकता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको पढ़ाऊँगा नहीं, एक कहानी के बारे में बताऊँगा जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और चलिए ज़्यादा कुछ बताते नहीं, इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था जेनेटिक्स के बारे में। दूसरे वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था वेरिएशन का। और आज हम उस मुकाम तक आ चुके हैं कि हम लोग इनहेरिटेंस को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में 2 ही पार्ट तो हैं, एक इनहेरिटेंस और एक वेरिएशन। वेरिएशन हमने कवर कर रखा है, जेनेटिकल टर्म्स के बारे में भी हमको जानकारी हो रखी है। अब जो चीज़ हम पढ़ना है हमें इनहेरिटेंस है। तो आज से हम लोग चालू करेंगे स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर हम लोग इसको भी और किस नाम से जानते हैं, हेरिडिटी के नाम से। तो या तो हम लोग इनहेरिटेंस की पढ़ाई करना चालू करेंगे, या तो हम लोग हेरिडिटी के बारे में जानना चालू करेंगे। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी होती क्या है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जाते हैं उसी की स्टडी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसी की स्टडी को हम लोग बोल देते हैं इनहेरिटेंस। सॉरी, उसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, क्योंकि स्टडी को ही तो हमने हेरिडिटी नाम दिया था। कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हम जान चुके हैं अभी तक। अच्छा जी, आज हम लोग अब ये जानना चालू करेंगे कि कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। तो जो पहली थ्योरी जो दी गई जिसने ये बताने का प्रयास किया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे कैरेक्टर्स जाते हैं, वो थी थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पहली वो थ्योरी है जिसने ये बताने का प्रयास किया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये थ्योरी बताऊं, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। जब हम हेरिडिटी की पढ़ाई करना चालू करते हैं, हेरिडिटी की, तो हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है। एक, प्री मेंडलिज्म। मेंडल साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हीं के आधार पर हमको हेरिडिटी की पढ़ाई करनी है। तो मेंडल से पहले क्या काम होता था हेरिडिटी में, क्या जानकारियां थी हेरिडिटी के बारे में, वो पढ़ना है, प्री मेंडलिज्म। उसके बाद मेंडल साहब ने क्या काम किया, उनके लॉज, उनके इनहेरिटेंस की स्टडी करनी है। तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म। और मेंडल के जाने के बाद हमारे जेनेटिक्स में और क्या लॉज डिस्कवर हुए इनहेरिटेंस के बारे में, उस एरा को भी हमें पढ़ना है, जिसको हमने नाम दिया है पोस्ट मेंडलिज्म। क्या नाम दिया है, पोस्ट मेंडलिज्म। ठीक है जी। तो आप पहले ये टॉपिक डालेंगे, उसके बाद आप ये लिख देंगे। ठीक है, 3 एरा है हमको जो हेरिडिटी में कवर करना है, प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म। तो ये जो थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, ये हमारे किस सेक्शन में आती है, प्री मेंडलिज्म। अभी मेंडल साहब के पहले से ही जो बातें चली आ रही हैं कैरेक्टर के ट्रांसफर के बारे में, हम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये किस सेक्शन में आता है, प्री मेंडलिज्म में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डाल देंगे, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। उसके बाद आप ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्री मेंडलिज्म, उसके बाद लिखेंगे थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है जी। चलिए, थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या कहती है। थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस ये कहती है कि अगर कोई बच्चा बन रहा है तो मेल और फीमेल दोनों में कुछ कैरेक्टर्स होंगे। मेल के अपने कुछ कैरेक्टर हैं, फीमेल के अपने कुछ कैरेक्टर हैं। ये रिप्रेजेंटेशन मेल का है, ये रिप्रेजेंटेशन फीमेल का है। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों के अपने कुछ कैरेक्टर्स होंगे। और जब इनसे कोई नई क्या जनरेट होगी, ऑफ स्प्रिंग जनरेट होगी, नया कोई बच्चा पैदा होगा, ऑफ स्प्रिंग इनकी जो आएगी, नया बच्चा जनरेट होगा, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो इनके और इनके कैरेक्टर्स मिक्स होके आएंगे। कैरेक्टर्स गेट मिक्स्ड। ठीक है, तो जो बच्चे में कैरेक्टर आए, ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर आए, वो मेल के कैरेक्टर और फीमेल के कैरेक्टर मिक्स होके बच्चे में आए हैं। इसी कैरेक्टर के मिक्सिंग वाली थ्योरी को हम लोग नाम देते हैं थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग का मतलब ही होता है मिक्सिंग, ब्लेंड करना, मिक्स करना। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आए वो कहाँ से आए, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग से मिक्स होकर आए। यही एक थ्योरी दी गई कि कहीं भी अगर कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं तो दो पेरेंट्स हैं, उनमें से कैरेक्टर मिक्स होके किसमें आ जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। ये पहली थ्योरी थी जिसने बताने का प्रयास किया कि कैसे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। और ये मेंडल साहब के काम से पहले की थ्योरी है।
ठीक है जी, मतलब लोग इसी धारणा में हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स मिक्स होके आते हैं, ठीक है। और ये थियरी जो थी, थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ये प्रूव्ड रॉन्ग हो गई, प्रूव्ड रॉन्ग, गलत प्रूव कर दी गई। कैसे? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जब बाद में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उसमें इस थियरी को गलत प्रूफ कर दिया गया, ठीक है जी। बाद में थियरी उसको हटा दिया गया, इसको गलत प्रूफ कर दिया गया। कैसे? तो जब हमने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट पढ़ने चालू किए, धीरे धीरे समझने चालू किए धीरे धीरे, तो इस थियरी को गलत प्रूफ कर दिया गया। चलिए, ये बात हो गई हमारी थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। चलिए मैं इसको बिटा रहा हूँ, जल्दी से जिसको जो लिखना है लिख ले। मैंने आपको पहले ही बताया कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले ये लिख लो, उसके बाद ये लिख लो, सॉरी ये लिख लो, उसके बाद हेरिडिटी लिख के ये लिख लो, फिर ये लिख लो, उसके बाद थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, फिर ये नीचे, ठीक है। सीक्वेंस याद रहे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये सारे। चले मैं रब कर रहा हूँ। देखिए, तो हमने पहली वो थियरी जान ली जो हमको कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने को बताती थी, ठीक है जी। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ और अब मैं बोर्ड को रब करके काम आगे बढ़ाता हूँ। चलिए देखिए, मैं मार्कर वार्कर रख देता हूँ। तो हमने अपना जो प्री मेंडलिज्म वाला पार्ट था, जिसमें हमको थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पढ़ना था, वो हमने कवर कर लिया है। तो प्री मेंडलिज्म के बाद आता है अपना सेक्शन मेंडलिज्म का। मेंडलिज्म में हमको क्या पढ़ना है? मेंडल का पूरा एरा पढ़ना है कि मेंडल साहब ने क्या डिस्कवरी की, कैसे की, और उनका क्या क्या लॉ था, क्या क्या उनने प्रिंसिपल्स दिए, सारी बातें हम एक एक करके देखेंगे। इससे पहले कि हम आपको इस कहानी में, इस पूरे सेक्शन में आगे ले चलें, मैं आपको उस व्यक्ति की कहानी बताना चाहता हूँ जो एक छोटे से घर में पैदा हुआ, जिसके पिताजी किसान थे और आज हम उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। उस व्यक्ति की कहानी अगर हम बिना जाने इस चैप्टर में आगे बढ़ गए तो ये अपमान हो जाएगा जेनेटिक्स का, क्योंकि आपने ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को नहीं जाना, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, और वो पैदा हुए थे एक छोटे से घर में जिसके पिताजी क्या थे? किसान थे। तो इस कहानी को जानना हमको बहुत ही ज़रूरी है, और इस वीडियो को तो हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है। क्योंकि देखो भाई, ये वीडियो बायो के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, बायो वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हर व्यक्ति जो पढ़ता लिखता है उसको ये वीडियो देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि केवल बायो वाले ही, बॉटनी वाले ही ये वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि एक स्टोरी है और स्टोरी हर कोई सुन सकता है। चलिए ठीक है, तो कहानी चालू होती है ऑस्ट्रिया के एक छोटे से घर में, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब की स्टोरी, ठीक है। तो कहानी चालू होती है ऑस्ट्रिया के एक छोटे से घर में। तारीख थी 22 जुलाई और समय था 1822, ठीक है जी, 1822 22 जुलाई, और जगह थी ऑस्ट्रिया, जिसको आज हम लोग चेक रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। तो ऑस्ट्रिया में 22 जुलाई 1822 को एक लड़के का जन्म हुआ, और उस लड़के का नाम उसके माँ बाप ने क्या रखा? जॉन मेंडल। क्या नाम रखा? जॉन मेंडल नाम रखा, ठीक है जी। बाद में चल के उनका नाम ग्रेगर जॉर्ज मेंडल हुआ। कैसे हुआ ये भी बताऊंगा, लेकिन जब पैदा हुए थे तो उनका नाम क्या था? जॉन मेंडल ही था, ठीक है। 22 जुलाई 1822 का उनका जन्म हुआ। जिस घर में उनका जन्म हुआ वो उस घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी किसान थे, माताजी घर में ही रहती थी, तो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। और उस समय में खाने पीने का इतना मतलब व्यवस्था भी नहीं हो पाता था, मतलब क्योंकि खाने पीने की कमी थी तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, खाने पीने की भी कमी थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी घर में। तो उस समय ग्रेगर जॉन मेंडल साहब इनके घर में पैदा हुए, जॉन मेंडल साहब पैदा हुए 22 जुलाई को। तो इनके पिताजी ने क्या सोचा कि मैं अपने बच्चे को कम से कम पढ़ा लिखा के इस लायक बना दूं कि कुछ नौकरी धंधा वो पा जाए, ठीक है। जब एक बाप किसान होता है तो वो सोचता है कि यार बिजनेस तो बात की बात है, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं अपने बच्चे को कोई बहुत बड़ा बिजनेस सौंप दूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो है किसी का तरह से पढ़ लिख के एक नौकरी धंधा कर ले और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, मेरी तरह स्ट्रगल ना करे। तो वही सोच जॉन मेंडल साहब के पिताजी की भी थी। उन्होंने भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहा और कक्षा 10 हाई स्कूल तक की पढ़ाई अपने बच्चे को करा दी। जॉन मेंडल साहब को हाई स्कूल तक पढ़ा दिया। हाई स्कूल तक पढ़ाने के बाद उनके पिताजी ने प्रस्ताव रखा कि भाई साहब अब आप नौकरी वगैरह करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि सोचिए 1822 की बात हो रही है, उस समय हाई स्कूल मतलब बहुत बड़ा पढ़ा दिया, बहुत अच्छा पढ़ा दिया अपने बच्चे को। तो जॉन मेंडल साहब से कहा कि अब नौकरी वगैरह कर लो, किसी तरह से मैंने तुम्हें पढ़ाया, नौकरी वगैरह कर लो। तो जॉन मेंडल साहब ने भी पारिवारिक स्थिति को समझते हुए, आर्थिक स्थिति को समझते हुए ये समझा कि हाँ भाई नौकरी करना ज़रूरी है, तो वो नौकरी ढूंढने की तलाश में आगे बढ़े। और नौकरी ढूंढते हुए जब वो गए तो उनको उन्हीं के यहाँ चर्च में काम करने का मौका मिल गया।
तो अब वो चर्च में रहने लगे, थोड़ा स्पिरिचुअल हो गए, चर्च में रहने लगे। वहाँ उनको नौकरी मिल गई तो वो चर्च में रहकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, थोड़ा सा मतलब धार्मिक चीज़ों को भी अपने अंदर लाने दिया, प्रवेश करने दिया। वहाँ पे काम भी करते थे, किताबें वगैरह सजाते थे, किताबें वगैरह सियारते थे। उसके साथ साथ किताबों को पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था इस व्यक्ति में। ये जो जॉन मेंडल थे, इनको किताबें पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था, साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था, पेड़ पौधों को देखते थे, एग्रीकल्चर में बड़ा इंटरेस्ट था। तो ये किताबें वगैरह पढ़ते रहते थे। कहाँ पे? उसी चर्च में किताबें वगैरह पढ़ते रहते थे। तो वहाँ के जो मॉन्क थे, वहाँ के जो पादरी थे, उन्होंने जब इनको देखा कि यार इस बालक में तो पढ़ने लिखने की बड़ी रुचि है और ये इसको विज्ञान में भी बहुत रुचि है, तो चर्च ने अपने पैसे पर जॉन मेंडल को आगे पढ़ने का अवसर दिया। चर्च ने क्या कहा कि भाई जॉन मेंडल, आप हमारे खर्चे पर ही आगे पढ़ो। और 1851 से 1853 में जो जॉन मेंडल थे, इन्होंने पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ ओलोकम में इन्होंने एडमिशन लिया और इन्होंने फिलॉसफी के साथ साथ मैथमेटिक्स और साइंसेस में भी पढ़ाई की। मैथमेटिक्स में भी पढ़ाई की, साइंसेस में भी पढ़ाई की, फिलॉसफी की भी 2 साल की डिग्री ली। तो मतलब इन्होंने 1851 से 1853 में अपना कॉलेज लाइफ कंप्लीट किया। यूनिवर्सिटी में गए ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलोकम, ठीक है। वहां पे इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, किसके पैसे से? चर्च के पैसे से, ठीक है। अब 1853 में इनको जब मतलब ये वहां पढ़ रहे थे, पढ़ाई के दौरान इनको एक प्रोफेसर मिले, प्रोफेसर जॉन कर्ल टेस्नर। जॉन कर्ल टेस्नर साहब जो थे वो उस समय हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मतलब उस समय वो क्या करते थे? क्रॉस करवाते थे, अनयूजुअल क्रॉसेस करवाते रहते थे। कभी पेड़ों से करवा दिया किसी दूसरे पेड़ के पौधे को, कभी जानवरों का करवा दिया। मतलब वो क्या कर रहे थे? उन्होंने उस समय काम चालू कर रखा था क्रॉस वगैरह का, ठीक है। जॉन कर्ल टेस्नर साहब जो उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट भी थे, तो वो एक्सपेरिमेंट कराते रहते थे बच्चों को और खुद भी करते रहते थे। उसके साथ साथ वो जॉन कर्ल टेस्नर साहब को एग्रीकल्चर में बड़ा इंटरेस्ट था, खेती वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट था। तो जब जॉन मेंडल साहब जॉन कर्ल टेस्नर से मिले तो इनको भी बड़ा इंटरेस्ट आया जॉन कर्ल टेस्नर साहब में। जो काम वो कर रहे थे उस काम में जॉन मेंडल को भी बड़ा इंटरेस्ट आया, और इंटरेस्ट ही वो कड़ी है जो 2 अनजान लोगों को जोड़ती है, ठीक है जी। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो किसी व्यक्ति को देखकर उस चीज में इंटरेस्टेड हुआ है, और जब कोई व्यक्ति इंटरेस्ट आ जाता है उसको किसी चीज में तो वो उस काम को अच्छे से और मेहनत से करना चालू कर देता है। तो जॉन मेंडल को पहली बार हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में और एग्रीकल्चर में इनको भी इंटरेस्ट आना चालू हुआ। किसको देख के? इनके प्रोफेसर जॉन कर्ल टेस्नर को देख के। अब ये वहां पे रहते हुए इनके सानिध्य में इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और सीखे भी, और एक बार इंटरेस्ट आ जाता है और इंटरेस्ट बढ़ने लगता है तो हम जो काम करने की उत्सुकता है वो भी बढ़ने लगती है। और समय बीत गया, 1853 भी बीत गया और अब ये अपने कॉलेज से वापस आ चुके थे। कॉलेज की पढ़ाई इनकी खत्म हो चुकी थी 1853 में, और कॉलेज से वापस आते ही 1853 में ही इन्होंने एक सोसाइटी ज्वाइन की जिसका नाम था जूलॉजिकल बोटेनिकल सोसाइटी, ठीक है जी। इन्होंने एक सोसाइटी ज्वाइन की जिसका नाम था जूलॉजिकल बोटेनिकल सोसाइटी, ठीक है। अब इस सोसाइटी का काम क्या है? देखिए, इस सोसाइटी के पैनल में साइंटिस्ट्स बैठते थे। ये जो सोसाइटीज थी पहले, देखो 1822 की बात हो रही, बहुत पुराना समय है। उस समय बहुत एडवांस जमाना नहीं था, तो अगर किसी साइंटिस्ट को किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बताना रहता था तो साइंटिस्टों का एक पैनल बैठता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोसाइटी। तो साइंटिस्टों का एक पैनल बैठता था, तो उसी पैनल में जो ढेर सारे साइंटिस्ट थे, अगर किसी साइंटिस्ट ने नई रिसर्च की होती थी और वो अपनी रिसर्च को पब्लिश कराना चाहता था, लोगों तक ले जाना चाहता था, तो पहले इन्हीं सोसाइटियों के माध्यम से साइंटिस्ट से क्लेरिफाई करता था कि क्या मेरी रिसर्च ठीक है कि नहीं। जब वो साइंटिस्ट के जो पैनल हुआ करते थे, इन सोसाइटियों के जो पैनल हुआ करते थे, जब वो अप्रूव कर देते थे कि जी हाँ आपकी रिसर्च सही है, तब वो पब्लिक तक जाती थी और पब्लिक उन रिसर्च के बारे में जानती थी। तो मेंडल साहब ने भी 1853 में ऐसी एक सोसाइटी ज्वाइन की जिसका नाम था जूलॉजिकल बोटेनिकल सोसाइटी, ठीक है। अब मेंडल साहब ने इस सोसाइटी को ज्वाइन करने का मेन मकसद यही था कि इनके पीछे भी वही दिमाग काम कर रहा था कि किसी तरह मैं एक्सपेरिमेंट करूं और अपनी भी रिसर्च बनाऊं और ये इनको लाके दिखाऊं, पब्लिश कराऊं, उसके बाद जनता भी मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में जाने। लेकिन 1853 में अब तो ये कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए, अब तो इनको चर्च की तरफ से पैसा मिलेगा नहीं क्योंकि अब तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जब ये कॉलेज से आ गए
तो अब फिर से ये नौकरी ढूंढने लगे। जब ये नौकरी ढूंढने लगे तो इनको अपने चर्च की तरफ से ही स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। ठीक है, देखिए स्कूल में हाई स्कूल तक का पढ़ाने का इनको मौका मिला, लेकिन उस हाई स्कूल तक को पढ़ाने के लिए 3 पेपर हुआ करते थे। जो उस पेपर को पास कर लेता था वही हाई स्कूल का असिस्टेंट टीचर बन जाता था। मतलब मेन टीचर अगर बनना है तो वो 3 पेपर पास करने पड़ेंगे। इन्होंने पहली बार वो 3 पेपर दिए और पहली बार में 2 पेपर पास हुए और 1 पेपर पास नहीं कर पाए, तो ये मेन टीचर उस स्कूल के नहीं बन पाए, लेकिन साइड वाले टीचर बन गए कि जब कोई टीचर अवेलेबल नहीं होगा तो मैं पढ़ा दिया करूंगा। तो मतलब ऐसे टीचर मेन, सोचिए ये व्यक्ति क्लास 10th के पढ़ाने के लिए जो बच्चे होते थे उसमें भी एग्जाम में फेल हो गया, उस एग्जाम को भी इस व्यक्ति ने पास नहीं किया था। फिर दूसरी बार भी इस व्यक्ति ने ट्राई किया कि मैं दूसरी बार देता हूं पेपर। जब दूसरी बार इस व्यक्ति ने पेपर दिया तो तीनों पेपर को पास तो कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया। मतलब इंटरव्यू जो होता था उसको नहीं पास कर पाया और फिर से इसको मेन टीचर की पद नहीं मिले हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। 2 बार फेल हो गया ये व्यक्ति। और अब मतलब जब ये फेल हो गया तो चर्च ने इसको फिर से वापस बुलाया कि ठीक है यार, तुम बहुत अच्छे, मतलब तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी थी, उसके बाद तुम्हारे पास ज्ञान भी था, तो तुम एक काम करो, चर्च में ही रहो। तो चर्च में रहकर इसने चर्च के काम को आगे बढ़ाया और चर्च में एक बार चला गया वहाँ पे, तो उसके पास बहुत जिम्मेदारियाँ आ गई चर्च की। ठीक है, बहुत जिम्मेदारियाँ आ गई, उसको संभालने लगा। तो चर्च को भी बहुत अच्छे से इस व्यक्ति ने संभाला और वहाँ पे जाने के बाद इसको अब जाके मॉन्क की उपाधि मिली, पादरी की उपाधि मिली और इसका नाम जॉन मेंडल से ग्रेगर जॉन मेंडल कर दिया गया। जब ये फिर से वापस चर्च में गया तो इसको मॉन्क की उपाधि दे दी गई, क्योंकि चर्च के कामों को इसने बहुत अच्छे से किया। वहाँ के जो पादरी लोग थे उसने खुश होकर इनको भी पादरी रख लिया और नाम क्या रख दिया गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जॉन मेंडल साहब अब ग्रेगर जॉन मेंडल में बदल चुके थे, लेकिन अभी भी इनका दिमाग नहीं माना था। अभी भी ये चाहते थे कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, मैं काम करूँ, साइंस में इनका इंटरेस्ट था तो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो इन्होंने परमिशन लेना चाहा, तो जो पुराने पादरी थे उन्होंने इनको परमिशन दे दिया कि ठीक है यार, तुम अपने चर्च के ही 1-2 हेक्टेयर के एरिया में जो एक्सपेरिमेंट करना चाहो कर सकते हो। तो जॉन मेंडल साहब का जो मन था वो तो मान नहीं रहा था कि मैं एक्सपेरिमेंट ना करूं, भले मैं पादरी बन गया हूं और बहुत बिजी हो गए ये चर्च के काम में, एक्सपेरिमेंट कर नहीं पा रहे थे, लेकिन इनका मन नहीं मान रहा था। और इन्होंने एक सोसाइटी भी ज्वाइन कर रखी थी, जूलॉजिकल बॉटेनिकल सोसाइटी। ठीक है, तो इनका मन तो मान नहीं रहा था एक्सपेरिमेंट करने से। और जब ये अपने जूलॉजिकल बॉटेनिकल सोसाइटी में गए तो एक दिन ये गए और जूलॉजिकल बॉटेनिकल सोसाइटी में एक चीज़ डिस्कशन होने लगी कि पी प्लांट में एक कीड़ा लग गया है जिसका नाम है पी वीवेल नामक का एक कीड़ा किसमें लग गया है, पी प्लांट में। ये मटर के दानों को खराब कर रहा है। तो जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने कहा यार मेंडल तुम क्या करो, इस पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि ये कीड़ा इसको क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसको क्यों खा रहा है, या फिर इस कीड़े को कैसे हम लोग इस पी प्लांट से हटा सकते हैं। तो मेंडल को एक मौका मिला एक्सपेरिमेंट करने का पी प्लांट पर उनकी सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि उसमें एक कीड़ा लग चुका था इस कीड़े को हटाने के लिए। ठीक है, तो अब इनको मौका मिला। अब इन्होंने क्या किया, जो चर्च थी उन लोगों से परमिशन ले ही ली थी एक्सपेरिमेंट करने का, तो अब इन्होंने उस 1-2 हेक्टेयर के जमीन पर जो पी प्लांट था उसको क्या किया, उगाना चालू किया। ठीक है जी, अब पी प्लांट पर उन्होंने 1-2 हेक्टेयर जमीन पर पी प्लांट को उगाना चालू किया। और ये क्या चाह रहे थे, देखिए जब इन्होंने पी प्लांट पे थोड़ा नजर डाला तो इनको क्या दिखा मटर के पौधे में, कि एक साथ मटर के पौधे जब इन्होंने देखे तो एक ही साथ एक खेत में, जैसे मानिए कि ये कोई खेत है ना, ये कोई खेत है, तो इसी खेत में कुछ लंबे लंबे पौधे भी थे, उसी के बगल में छोटे वाले कद के पौधे भी थे, उसी में कोई सफ़ेद कलर का फूल लगा हुआ था किसी पौधों में, किसी पौधे में वायलेट कलर का फूल लगा हुआ था। मतलब जो पौधे थे वो एक दूसरे में मिक्स्ड पड़े थे पूरे खेत में। मेंडल साहब को दिमाग में क्या था, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इसी खेत के हम 4 हिस्से कर दें, इसी खेत के हम 4 हिस्से कर दें और एक हिस्से में केवल लंबे लंबे वाले पौधे ही रहें, ऐसा नहीं, मतलब वहाँ पे छोटे पौधे कोई ना हो, और एक हिस्से में हो तो केवल छोटे वाले ही हों, एक हिस्से में केवल सफ़ेद कलर के जो पौधे हैं वही रहें और एक हिस्से में वायलेट कलर के जो पौधे हैं वही रहें। यानी कि मेंडल साहब चाहते थे कि जो ये इतनी हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ गई है, हेट्रोजाइगोसिटी मतलब एक ही साथ सब मिले जुले हैं, हेट्रोजाइगोसिटी जो बढ़ी हुई है उसको घटा के उन्होंने क्या चाहते थे, होमोजाइगोसिटी मेंटेन करना चाहते थे। होमोजाइगोसिटी मेंटेन करना चाहते थे कि एक उसी खेत में जहाँ पे टॉल है तो वहाँ टॉल ही रहे, जहाँ छोटे कद के पौधे हैं डॉर्फ हैं वहाँ डॉर्फ ही रहे। ये टॉल नहीं है यार, सॉरी, ये डॉर्फ है,
छोटे को हम लोग डॉर्फ कहते हैं ना, जहाँ डॉर्फ है वहाँ डॉर्फ ही रहे, जहाँ सफ़ेद कद वाले हैं वहाँ सफ़ेद वाला ही रहे, और जहाँ वायलेट वाला फ्लावर है वहाँ पे वायलेट वाला फ्लावर ही रहे। तो ये क्या चाहते थे मेंडल कि जो पी प्लांट इनको एक्सपेरिमेंट के लिए मिला था, पी प्लांट, उसको ये चाहते थे कि उसमें होमोजाइगोसिटी मेंटेन हो। तो पी प्लांट में इन्होंने क्या करना चालू किया, एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। और इनको जो एक्सपेरिमेंट करने को मिला था, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया कब से, 1856 से। किसमें, पी प्लांट में। पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट चालू किया कब, 1856 से, और ये एक्सपेरिमेंट इनका चला 1863 तक। 1856 से 1863, 7 साल इन्होंने पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किए थे। 7 साल, सोच के देखो। और 7 साल में से 3 साल केवल इनको वो होमोजाइगोसिटी मेंटेन करने में चली गई, होमोजाइगोसिटी मेंटेन करने में लग गया। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी तरफ टॉल हैं तो टॉल ही रहें, किसी तरफ डॉर्फ हैं, छोटे पौधे रहें तो छोटे ही रहें, किसी तरफ व्हाइट फ्लावर वाले पेड़ हैं तो व्हाइट फ्लावर वाले ही रहें, किसी तरफ वायलेट वाले हैं तो वायलेट वाले ही रहें, मिक्सड अपना रहें। तो इस 7 साल के पीरियड में से 3 साल तो इनको केवल इस काम में लग गए कि पेड़ जहां पे हैं वो होमोजाइगस मैनर में मेंटेन रहे। ठीक है जी। तो 3 साल इनका इसमें खर्च हो गया, लेकिन अभी भी वो मतलब रुके नहीं, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा। ये देखना चाहते थे कि कैसे कोई पेड़ वो टॉल बन जाता है, कैसे वो छोटे कद का बन जाता है, मतलब डॉर्फ बन जाता है, कैसे पेड़ में व्हाइट फ्लावर आ जाते हैं, कैसे पेड़ में वायलेट फ्लावर आ जाते हैं, मतलब कैसे कैरेक्टर्स जा रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने अपनी जानकारी को जारी रखना चालू किया। और 7 साल बीत गए इनको एक्सपेरिमेंट करते करते, और जब 7 साल बीते तो इनको बहुत ही सुनहरे रिजल्ट मिले। इन्होंने देखा कि कोई भी कैरेक्टर जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है वो किसी न किसी फैक्टर से जा रहा था, किसी न किसी फैक्टर से जा रहा था। आज हम लोग उसी फैक्टर को जीन कहते हैं, लेकिन मेंडल साहब ने इसको जीन नहीं कहा था। मेंडल साहब कहते थे कि किसी भी फैक्टर को, मतलब किसी भी कैरेक्टर जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है वो कोई ना कोई फैक्टर के कारण जा रहा है। तो इनको एक रिजल्ट मिला इस 7 साल के एक्सपेरिमेंट से, और वो अपना रिजल्ट लेके कहाँ पहुंचे, इस जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी में पहुंचे। इन्होंने मीटिंग बुलाई साइंटिस्टों की, भैया मैंने 7 साल का एक्सपेरिमेंट किया है पी प्लांट पे, उसका ये रिजल्ट है, आप लोग इस रिजल्ट को समझो और मेरा जो रिसर्च है उसको पब्लिश करो, लोग इसके बारे में जाने, जागरूक हो, जानकार हो। अब इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें मैथमेटिक्स का यूज कर रखा था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा रखी थी। अब लोग, जब इन्होंने इन साइंटिस्टों को ये समझाने का प्रयास किया कि मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, तो इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इनको लग तो रहा है कि बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने खूब खुश हो गए, वो ताली वाली बजाए, लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि इस बंदे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। बायो में मैथ घुसा रखी है इसने, ठीक है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब मेंडल से पूछा गया कि भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तो मेंडल साहब ने बताया अपना रिजल्ट कि मैंने जो डिस्कवर किया वो ये है कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं वो किसी न किसी फैक्टर से जाते हैं। अब लोगों ने मेंडल साहब से पूछा, अच्छा ठीक है ये फैक्टर से जाते हैं, मान लिया, लेकिन ये फैक्टर्स होते क्या हैं, जरा ये बताइए। जब मेंडल साहब से ये पूछा गया कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं बताइए, तो मेंडल साहब को खुद भी नहीं पता था कि ये फैक्टर्स होते क्या हैं। बस मेंडल साहब ये जानते थे कुछ ना कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से कैरेक्टर्स पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये होते क्या है ये मेंडल साहब को खुद भी नहीं पता था। तो यानी कि इन लोगों ने मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को पास नहीं किया, और मेंडल का जो रिसर्च था उसको इन लोगों ने पास नहीं किया और पब्लिश नहीं किया। तो मेंडल साहब वापस घर आए और उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी, अपने रिसर्च पेपर को लेकर और पब्लिशर्स के पास गए। और एक पब्लिशर था जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी। ये क्या था, ये भी एक पब्लिकेशन था, जैसे ये एक सोसाइटी था वैसे ये भी एक सोसाइटी थी, साइंटिस्ट का पैनल था। तो अब मेंडल साहब यहां पहुंच गए अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेके कि भैया इन लोगों ने तो नहीं किया, आप लोग समझ के आप ही लोग पब्लिश करवा दो मेरा वर्क, ठीक है। तो यहाँ के साइंटिस्टों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग भी खाली खुश हुए जा रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा क्या समझाना चाह रहा है और इससे क्या जनरेट करना चाह रहा है। उनको कुछ नहीं पता कि इतना बड़ा रिजल्ट लेके एक बंदा घूम रहा है, उनको कुछ नहीं पता। तो उन लोगों ने भी 2 बार इनके मना कर दिया कि हम आपके काम को पब्लिश नहीं कर सकते। मेंडल साहब तीसरी बार भी पहुंच गए वहां पे लेकर, और जब तीसरी बार पहुंचे तो 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी ने इनके वर्क को
पब्लिश किया। क्या किया? इनके वर्क को पब्लिश किया। ठीक है जी, अपने तहत इनके काम को पब्लिश किया। लेकिन बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं थी, इसलिए ये काम बहुत फेमस नहीं हुआ मेंडल का। ये जो सोसाइटी थी, साइंटिस्टों का पैनल था, इन्होंने पब्लिश तो करवा दिया लेकिन बहुत फेमस नहीं था। इस वजह से इनका जो पब्लिश था, मतलब जो काम था, रिसर्च था, वो वहाँ पे पेपर के फॉर्म में इसी पब्लिकेशन में दब के पड़ा रह गया। ना किसी ने जाना, ना किसी ने सुना कि इन्होंने क्या काम किया, इनकी काम के रिजल्ट्स क्या हैं, उसका समाज से कैसे रिलेशन है, तो किसी ने कुछ नहीं, बस इनका काम यहाँ पे पब्लिश हुआ और वो पेपर यहाँ पे दबा पड़ा रह गया। ठीक है जी। अब मेंडल साहब इस बात से निराश हुए और पहुंचे उस इरा के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट, जिनका नाम हम लोग बहुत ही प्यार से लेते हैं, चार्ल्स डार्विन साहब के पास। किसके पास पहुंचे? चार्ल्स डार्विन। उसी जमाने में ये भी है, चार्ल्स डार्विन। मेंडल साहब इनके पास अपना काम लेके पहुंचे और ये बहुत ही प्रचलित साइंटिस्ट हैं उस जमाने के। मेंडल को कोई नहीं जान रहा है, ना ही उनके एक्सपेरिमेंट को कोई समझना चाह रहा है, ना कोई समझ पा रहा है, लेकिन चार्ल्स डार्विन साहब को सब जान रहे हैं और सब इनके काम को सराहते हैं और सब इनको समझते हैं कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और अगर चार्ल्स डार्विन साहब ने किसी चीज़ पर ठप्पा लगा दिया, हाँ ये सही है, तो सब उनकी बातों को मान जाएंगे, उनकी बातों पर खड़े उतर जाएंगे। ठीक है जी। अब चार्ल्स डार्विन के पास पहुंचे मेंडल साहब अपने काम को लेकर। तो मेंडल साहब ने अपने काम को लेकर चार्ल्स डार्विन साहब के पास पहुंच गए। तो जब इन्होंने अपने रिसर्च को दिखाया तो जो किताबें हैं वो बताती हैं कि चार्ल्स डार्विन साहब को ये पता चल गया कि ये बहुत बड़ा काम किया गया है, जो मेंडल ने किया है ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन चार्ल्स डार्विन साहब को ये लगता था कि मैं इतना प्रचलित हूँ, इतना मशहूर हूँ, अगर इतने बड़े काम को मैं हामी भर दूंगा, इतने बड़े काम को मैं सराह दूंगा, तो कहीं ना कहीं ये बंदा भी हाईलाइट हो जाएगा और इसके हाईलाइट के नीचे मैं दब के रह जाऊंगा। इसीलिए चार्ल्स डार्विन साहब ने मेंडल को कहा कि तुम अपना काम केवल एक प्लांट पे किए हो, पी प्लांट पर, तुम कुछ प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट और करके लाओ। और उन्होंने कहा कि तुम एक्सपेरिमेंट करो किस पे? तुम एक्सपेरिमेंट करो हॉकवीड पे। हॉकवीड पे, जिसको हम लोग हर्मेशियम के नाम से भी जानते हैं। हर्मेशियम प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट करो और हनी बी पे अपना एक्सपेरिमेंट करो। किसने कहा? चार्ल्स डार्विन साहब ने मेंडल को कहा कि ठीक है, तुमने इस पे तो कर दिया, पी प्लांट पर, जरा इन पे भी करके लाओ, अगर इन पे मैच होगा तो भी मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम्हारी जो रिसर्च है वो सही है। मेंडल साहब गए घर, कह के ठीक है भैया, हमने पी पे कर दिया तो इस पे भी कर देंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो हॉकवीड है और हनी बी, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो पी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो पी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के वो रिजल्ट लिए थे। और ये दोनों के दोनों जो है हनी बी और हॉकवीड, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब मेंडल साहब घर गए, उनको ये पता नहीं था कि ये सेक्सुअल करते हैं और जिससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट है। अब उन्होंने खूब मतलब अपना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उनकी कोई भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इन दोनों इस प्लांट पे और हनी बी पे मैच ही नहीं हो रहा है। मेंडल साहब परेशान हो गए, उन्होंने कहा लगता है साला जितना रिजल्ट मेरा आया था तुक्के में आ गया था, ये केवल पी प्लांट के लिए वैलिड है और किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वैलिड नहीं है। और अब मेंडल साहब हताश हो गए, निराश हो गए कि यार लगता है मैंने गलत चीज़ डिस्कवर कर दिया और वही लेके मैं इनके पास गया तो ये कैसे मेरा कोई भी चीज़ पब्लिश करेंगे। अब मेंडल साहब हताश होकर, निराश होकर घर आ गए और अपने चर्च के कामों में इंगेज हो गए। उन्होंने अब एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया, वो अपने चर्च के कामों में लग गए कि भैया मैं यहीं ठीक हूँ, मैं चर्च के कामों में ही करूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं एक्सपेरिमेंट से। अब उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और लगभग 7 से 8 से 9 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है इसी समय से। 1884 में मेंडल साहब 1884 में किडनी डिसऑर्डर की वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है। क्रोनिक नेफ्राइटिस नाम की एक बीमारी थी जो कि किडनी डिसऑर्डर है, उसी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। किसमें? 1884 में वो मर जाते हैं। अब आप कहेंगे साहब अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, जब मेंडल के काम को किसी ने जाना नहीं और वो मर भी गए तो हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते क्यों हैं? असली खेल अब चालू हो रहा है, जरा इसको नोट कर लीजिएगा। असली खेल तो अब चालू होने वाला है मेंडल के मरने के बाद। अब इतिहास अपने आप को दोहराएगा और कैसे दोहराएगा वो जरा देखिएगा, इसको फटाक से नोट कर लीजिए अभी तक का पॉइंट्स। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। 1884 आ गया है और मेंडल साहब मर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ।
तो 1884 का समय आ चुका है, मेंडल साहब मर चुके हैं, लेकिन उसी ईरा में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिस्ट हैं जो सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनहेरिटेंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो एग्रीकल्चरल चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब केवल मेंडल साहब ही एक अकेले नहीं थे जो इन सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे। और मेंडल साहब के मरने के लगभग 30-40 साल बाद जब 1900 आ गया, 1900 चालू हो गया, ठीक है, 1900 में 3 साइंटिस्ट जो कि अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, तीनों अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, तीनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। पहले का नाम था ह्यूगो डिवेरिस, ये अपना अलग काम कर रहे हैं हॉलैंड में, लेकिन काम किस पे कर रहे हैं? काम इसी इनहेरिटेंस और इसी हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट पर कर रहे हैं जो मेंडल साहब ने किया था। पी प्लांट पे किया था, इनका ये किसी दूसरे प्लांट पे कर रखे थे, लेकिन काम उसी लिए कर रहे थे कि हम इनहेरिटेंस को समझ पाएं, हम हाइब्रिडाइजेशन को समझ पाएं। तो ये ह्यूगो डिवेरिस साहब हॉलैंड में अपना काम कर रहे थे, 1900 का समय चल रहा है। और इन्हीं के साथ साथ कार्ल कॉरेंस भी अपना काम कर रहे हैं, कार्ल कॉरेंस साहब भी अपना काम कर रहे हैं। कहाँ? जर्मनी में। इनको ह्यूगो डिवेरिस से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ तीसरे साइंटिस्ट टी आइसेमार्क, ये अपना काम कर रहे हैं। कहां पे? ऑस्ट्रिया में। तीनों के एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट पे, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट पे, क्रॉस करा रहे हैं, उनके रिजल्ट्स को चेक कर रहे हैं। संयोग देखिए कि तीनों का रिजल्ट लगभग आसपास ही आता है, साथ में आता है। और जब किसी साइंटिस्ट का कुछ रिजल्ट आता है तो वो उसको पब्लिश करवाना चाहता है, जैसे मेंडल साहब ने करवाना चाहा, ये लोग भी अपने रिजल्ट को पब्लिश करवाना चाह रहे हैं। इनके पास भी सेम रिजल्ट की तरह, उसी की तरह कुछ रिजल्ट आए थे। लेकिन अब जब भी कोई साइंटिस्ट अपना रिजल्ट पब्लिश करवाता है तो वो पहले चेक करता है कि कहीं ये चीज जो मैंने डिस्कवर की है ये किसी और ने तो नहीं कर दी। तो इन लोगों ने ये चीज को चेक करने के लिए जो सारे रिसर्च पेपर्स थे इस बेसिस पे खंगालना चालू किए कि भैया हाइब्रिडाइजेशन पे कहीं कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं हुए। और मेंडल साहब ने जब अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, एनुअल प्रोसीडिंग्स, ये आप उसमें लिख लीजिएगा, ऑफ हिस्ट्री एंड सोसाइटी में जब उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया था 1866 में, 1866 कह रहा हूं, सॉरी 1866 में अपना फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। किसने किया था? मेंडल साहब ने। पहला रिसर्च पेपर जब एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सोसाइटी में 1886 में पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया था मेंडल साहब ने, तो उन्होंने एक टाइटल दिया था अपने रिसर्च को। क्या टाइटल दिया था? उन्हें टाइटल दिया था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब सोचिए जरा, ये टाइटल इन्होंने दे दिया, अब ये लोग खंगाल रहे हैं पेपर कि कुछ तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मिले, क्योंकि हम लोग का कुछ रिजल्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का, हम लोग को अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है। तो ये लोग ढूंढ रहे हैं अलग अलग पब्लिकेशंस पे, कहीं किसी पब्लिकेशन ने हाइब्रिडाइजेशन पे कोई रिसर्च तो नहीं पब्लिश की है। तो ढूंढते ढूंढते इन तीनों लोगों को यही जो रिसर्च पेपर होता है वो मिल जाता है। जरा सोचिए हिस्ट्री ने कैसे अपने आप को दोहराया। जो रिसर्च पेपर दबा रह गया था उस एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सोसाइटी नामक की पब्लिकेशन में, सोसाइटी में दबा रह गया था, वो रिसर्च पेपर इन तीनों साइंटिस्ट को ढूंढते ढूंढते मिल जाती है। और जब इनको वो मिलती है तो इन्होंने देखा कि जो रिजल्ट इन्होंने दिए वो सेम रिजल्ट आज से 30 से 40 साल पहले एक व्यक्ति ने दे दिए थे जिसका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। ये सेम रिजल्ट उस व्यक्ति ने दे दिया था और हमसे कहीं ज्यादा गुना उसने क्या किया है? एक्सपेरिमेंट किया है। इन तीनों से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, इन तीनों से ज्यादा रिजल्ट भी दिया, और जो रिजल्ट इनका आया था वो रिजल्ट इसका भी आ रहा था, इनका भी वही रिजल्ट आया था। अब देखिए,
अब होता क्या है, ये चिल्ला चिल्ला के पूरे दुनिया को ये बात बता देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसकी नींव किसी ने रखी तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने रखी थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को बताए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। इसका मतलब अगर किसी को ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को उभारने वाला कोई था तो यही 3 साइंटिस्ट थे, क्योंकि अगर इन तीनों साइंटिस्ट ने दुनिया को ये ना बताया होता कि ये रिसर्च ग्रेगर जॉन मेंडल साहब की है, तो ये तीनों खुद से मिलके कि भैया हम तीनों ने ये रिसर्च किया, और ये रिसर्च छुप के रह जाती। लेकिन ये इन्हीं तीनों साइंटिस्ट की बदौलत थी कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब की रिसर्च उभर गई और पूरी दुनिया ने ये जाना। और मजा तो तब आया जब एक और साइंटिस्ट डब्ल्यू बेटसन साहब आए। डब्ल्यू बेटसन, इन्होंने भी सुना कि भाई ऐसी कोई रिसर्च है जो हाइब्रिडाइजेशन के नाम पे बहुत बड़ी मानी जा रही है। तो डब्ल्यू बेटसन साहब ने 1901 में इस रिसर्च को पढ़ा, और जब इस रिसर्च को पढ़ा तो उनको भी समझ में आया, हाँ यार ये तो बहुत अच्छी रिसर्च है। और उन्होंने जब इस रिसर्च को पढ़ा तो पहली काम उन्होंने अगर कुछ किया तो वो जो रिसर्च थी, ये एक्सपेरिमेंट था, ये जर्मनी में था। ये एक्सपेरिमेंट जर्मनी लैंग्वेज में था, इन जर्मनी लैंग्वेज। जो रिसर्च पेपर था वो जर्मनी लैंग्वेज में था, जो मेंडल साहब ने पब्लिश करवाई। तो पहला काम अगर बेटसन साहब ने किया तो वो जो रिसर्च पेपर था उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड मेंडल्स रिसर्च, मेंडल्स रिसर्च लैंग्वेज फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश। जरा सोच के देखिए, मेंडल साहब ने बेटसन साहब ने क्या काम किया, जो मेंडल साहब ने जर्मनी में अपना रिसर्च पब्लिश करवाया था उसको बेटसन साहब ने, डब्ल्यू बेटसन साहब ने इंग्लिश में पब्लिश करवा दिया। और इंग्लिश में इन्होंने पब्लिश करवाया एक बहुत ही मशहूर पब्लिकेशन में, जिसका उस जमाने में बड़ा नाम था, फ्लोरा पब्लिकेशन में। फ्लोरा पब्लिकेशन में जरा सुनिएगा ध्यान से। जर्मनी लैंग्वेज में मेंडल साहब ने अपनी रिसर्च को पब्लिश करवाया, लेकिन बेटसन साहब ने 1901 में इसको जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। कन्वर्टेड कह दो या फिर ट्रांसलेटेड कह दो, कि इन्होंने क्या किया, इसको ट्रांसलेट कर दिया बेटसन साहब ने जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसको क्या किया, एक बहुत ही बड़े पब्लिकेशन फ्लोरा पब्लिकेशन से क्या करवाया, पब्लिश करवा दिया। अब जरा सोच के देखिए, अंग्रेजी हर देश के जानकार लोग बोल रहे थे उस जमाने में 1901 में, जो मतलब हर देश में, पूरे भारत की बात मैं क्या करूं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश थे उसमें जो जानकार लोग थे उनको इंग्लिश पसंद भी थी, और क्या कहते हैं, उनको आती भी थी। तो इंग्लिश हर देश के लोग बोलते थे। तो जब मेंडल का वर्क इंग्लिश में पब्लिश हुआ तो फ्लोरा पब्लिकेशन ने पब्लिश किया, और अब पूरे देश ने मेंडल के काम को जाना। पूरे देश के पूरे विश्व के हर एक देश ने मेंडल के काम को जाना, और इनके काम को सराहा भी गया। और मजा तब आया जब डब्ल्यू बेटसन साहब ने मेंडल के रिजल्ट से लॉज बना दिए। क्या बना दिए, लॉज बना दिए। मेंडल साहब के जो रिजल्ट थे उससे डब्ल्यू बेटसन साहब ने क्या बना दिए, लॉज बना दिए, जो कि बाद में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाने गए। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाने गए। सोचिए जरा। और जब डब्ल्यू बेटसन साहब ने मेंडल्स की जो रिजल्ट्स थे उसको लॉज में कन्वर्ट किया, और उसको मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना गया। और जब दुनिया ने इन लॉज को देखा, समझा, तब लोगों को समझ में आया कि कैसे पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और रियलिटी क्या है। और इसी के बेसिस पे हम लोग मेंडल को क्या बोलते हैं, मेंडल साहब को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जरा सोच के देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो एक गरीब के घर में पैदा हुआ है, किसान के घर में पैदा हुआ, जिसने रिसर्च की, लेकिन उसकी रिसर्च लोगों तक पहुंच नहीं पाई और वो व्यक्ति मर गया। जीते जी उसको किसी ने नहीं जाना, लेकिन आज हम उस व्यक्ति को बड़े ही प्यार से, बड़े ही इज्जत से एक टैग दे के बुलाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उन्हीं की ये पूरी कहानी है, कैसे उनकी
कैसे हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो हम आशा करता हूँ इस कहानी से आप सब बड़े प्रेरित हुए होंगे, क्योंकि लगातार मेहनत और कंसिस्टेंसी हमें आगे ले जाती है, और इसमें जिसका सबसे बड़ा योगदान होता है वो होता है इंटरेस्ट का, क्योंकि जब इंटरेस्ट आ जाता है तो इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसको अपनी मेहनत में भी मज़ा मिलता है, और जब किसी को अपनी मेहनत में एंजॉय आने लगे तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता किसी के लिए मेहनत करने का। ठीक है, और वो व्यक्ति ज़रूर सफल हो जाता है जो अपनी मेहनत में एंजॉय करता है। ठीक है जी, चलिए आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और हम मेंडलिज्म वाला जो सेक्शन है हमारा उसको हम और आगे ले जाएंगे, और तब तक के लिए देखते रहिए चैनल स्टडी बेस 41। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.